से भारतीय क्लासेस में वेलकम। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास में सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है बेस। आज की क्लास में हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनमें कौन कौन से बेस होते हैं। तो आपको पता है जो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं। जो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं, उनको भी हम बेस बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका ये होता है, जो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू में, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यही इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको पता चल गया, अगर आपसे कोई पूछा जाए भाई डेफिनेशन बताओ ए बेस की, तो ये टेस्ट में बिटर होते हैं। सेकंड, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। यही आप इसकी दो प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, जो बेस का सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बेसिक का सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइल, सॉरी इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, एल्कलाइल। जो हमारे पास बेस होते हैं एल्कलाइल, ये भी हम बताएंगे। जो एल्कलाइल होते हैं या बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो गुड या कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंडक्टर होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं। रीजन, फ्री आयन, इनके पास क्या होते हैं, फ्री आयन होते हैं। इन फ्री आयन के कारण ही ये क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी हो चुकी है और आपको पता चल चुका है। और हम आपको एसिड वाले पार्ट में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसिड बेस होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टर होते हैं। इनके एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास होते हैं और किसके कारण पास होता है, फ्री ऑफ आयन के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। और यहां पर याद रखना रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास बेस होते हैं ना, वो रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं। तो हमारे पास जैसे NaOH है, ये रिएक्शन करेगा किससे, मेटल के साथ, कोई भी रिएक्टिव मेटल है। तो यहां पर जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा Na2 जिंक ऑक्साइड 2 और प्लस में H2 गैस। यहां पर देखो मैंने आपको बताया कि जो बेस है, जो बेस है वो रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, साल्ट। क्या बनाते हैं, साल्ट। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये साल्ट बना है ना, इसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है कैटायन और ये नेगेटिव पार्ट होता है एनायन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी बेस ये रिएक्शन नहीं देते। मतलब हर जो एवरी बेस होते हैं या बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, सभी बेसिक सॉल्यूशन रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ एक बेस है जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वही रिएक्टिव मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, रिएक्शन विथ एसिड। किसके साथ रिएक्शन करें, एसिड। तो आपको पता है हम पीछे पढ़ चुके एसिड वाले पार्ट में। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता है बेस है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। क्योंकि इसका OH नेगेटिव आयन, इसका H पॉजिटिव आयन, दोनों कंबाइन होके क्या देता है, H2O देता है। और जो इनका आगे इसका जो हमारा पार्ट होता है
इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमारे पास क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो ये याद रखना, क्लियर। तो देखो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी आप कभी साल्ट के बारे में पढ़ो तो एसिड का नेगेटिव पार्ट होता है और बेस का क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये वाला, ये हमारे पास एसिडिक नेचर के होते हैं, याद रखना। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये आप खुद से देख सकते हो, जैसे हमारे पास होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल ही हो। जब इनको हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, सल्फरस एसिड। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में मिलके हमें क्या देता है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी बेस है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। जैसे हमारे पास है NaOH, हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं CO2 से कर दे तो ये हमें क्या देगा, साल्ट देगा और प्लस क्या देगा, वाटर देगा। जैसे हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 और प्लस में क्या बन जाएगा, H2। तो ये आपको पता होना चाहिए जितने भी बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी एक प्रॉपर्टीज और है, कॉमन इन बेस। जितने भी बेस होते हैं उनमें क्या कॉमन होते हैं, कॉमन इन ऑल बेस। जितने भी बेस होते हैं उन सभी में क्या कॉमन होते हैं, भाई जितने भी हमारे पास बेस होते हैं ना उनमें सभी में कॉमन क्या होता है, OH नेगेटिव आयन कॉमन होता है। अब कितने भी बेस लो, जैसे हमने देखा NaOH, CaOH, हमारे पास KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप इन सभी में देखोगे तो सभी में कॉमन क्या है, OH नेगेटिव आयन है। इन सभी में क्या कॉमन है, OH नेगेटिव आयन है। तो आप देखो जितने भी बेस होते हैं ना उन सभी में एक ही कॉमन होता है, वो क्या होता है, OH नेगेटिव आयन। जितने भी बेस होते हैं वो सारे के सारे वाटर में ऐड होके हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस को हम ऐड करते हैं वाटर में। तो जब हमारे पास जो बेस होता है वाटर में ऐड होके हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, याद रखना। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल चुका है कि जब बेस को आप वाटर में ऐड कराते हो तो हमें वहां पर क्या मिलता है, OH नेगेटिव आयन मिलते हैं, जो एक बेसिक सॉल्यूशन की एक पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। दूसरा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अभी मैंने आपको पीछे लिखा था, एल्कलाइन। भाई एल्कलाइन क्या होता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, एल्कलाइन हम क्यों बोलते हैं, हम ये स्पेशल यूज करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए। हम स्पेशल यूज करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए। जो आप पर आपको देखो, एक तो होता है एसिडिक, ये होता है एसिड सॉल्यूशन के लिए। जैसे हम एसिड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। ऐसे बेसिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। और ये वर्ड भी उन्हीं बेस के लिए यूज करते हैं, ओनली दोज बेस which are soluble in water। याद रखना, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एल्कलाइन। ये एल्कलाइन का मतलब होता है ये उन बेस के लिए एप्लीकेबल होता है जो बेस वाटर में सोलुबल होते हैं। जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सोलुबल होते हैं। जो वाटर सोलुबल बेस होते हैं ना,
हम उनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं, याद रखना। और देखो हम मोस्टली इन्हीं बेस को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि मोस्टली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किसकी प्रेजेंस होती है, एक्वस सॉल्यूशन में होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन मोस्टली रिएक्शन होती है, तो हम यही बेस को यूज करते हैं एल्कलाइन, क्योंकि इसका मतलब यही है वाटर सोल्युबल बेस। कुछ बेस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो वाटर सोल्युबल बेस नहीं होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक बेसिक सॉल्यूशन का। आपको बताते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। देखो अब तक हम जो इंडिकेटर का यूज कर रहे थे, अब तक जो हम इंडिकेटर का यूज करके हम बता रहे थे ये एसिड है या बेस है, हम सिर्फ उन इंडिकेटर से, जैसे फिनोल्फथालीन है, लेमन है, सॉरी ओनियन है, वेनिला है, और हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, इन इंडिकेटर की हेल्प से हम ये बता पा रहे थे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा सब्सटेंस है। हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है। मैं आपको बता चुका हूं, देखो यहां पर स्पेशल भाई, जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देता है, मोर H पॉजिटिव आयन देता है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे जो बेस होते हैं जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। क्लियर। यहां पर देखो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो H पॉजिटिव आयन को कम रिलीज करता है वो वीक एसिड होता है। ऐसे जो ज्यादा OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो कम OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है तो वो क्या होता है, वीक बेस होता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि इसने ज्यादा H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया है या कम H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया है? हम तो सिर्फ इंडिकेटर जैसे फिनोल्फथालीन है, लिटमस सॉल्यूशन है, पीएच पेपर है, हम इससे सिर्फ यही बता पा रहे थे कि एसिड है या बेस है। तो यहां पर हमारे पास होता है एक पीएच स्केल, पीएच स्केल, और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमारे पास दो होते हैं, एक होता है पीएच स्केल और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम इनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड बेस वीक है, या कौन सा एसिड बेस मॉडरेट है, ना स्ट्रॉन्ग है या ना वीक है। तो देखो जो पीएच स्केल होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं पीएच स्केल। तो जो पीएच स्केल होता है ना, वो एक टाइप का ऐसा स्केल होता है 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक एक पीएच, इसके मिड में होता है 7। ये एक स्केल होता है पीएच स्केल में, इसके अंदर पॉइंट होते हैं 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 तक। ये वाला जब इधर हमारे पास आता है तो वो एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है, और जब इधर जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है बेसिक को, और जो 7 वाला होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल को। हमारे पास एक ऐसा पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक होता है। अगर आप 7 से डाउन की तरफ जाओगे, 7 से डाउन की तरफ 0 की तरफ जाओगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती। अगर आप 7 से 14 की तरफ जाओगे तो वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इससे अब इस स्केल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे किसी की पीएच हमारे पास एक सॉल्यूशन की पीएच हमारे पास 1 है और एक सॉल्यूशन की पीएच हमारे पास 5 है, तो हम इससे ये देख के बता सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होता है। ऐसे हमें पता चल रहा है जो हमारे पास पीएच है, एक की 13 है और एक की पीएच कितनी है, 9 है, तो हम इसको बताएंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहां पर ये क्या होता है, वीक बेस है। तो हम इस पीएच स्केल की हेल्प से हम ये डिफाइन कर देते हैं कौन सा एसिड या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। हम जब भी पीएच स्केल में हम देख के बताएंगे, भाई मान लेते हैं हम किसी का भी एसिड बेस लेंगे, हम उसको इस पीएच स्केल से मैच करेंगे। हम ये देखेंगे इसका पीएच क्या है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही बात करते हैं हम डिस्कस। देखो अब आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया, मेन पॉइंट तो हमारा रह ही जाता है।
देखो आपको ये तो बेसिक पता चल चुका है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो पीएच स्केल है ना वो ओनली सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में ओनली एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को ही कैलकुलेट करता है। ध्यान रखना, जो हमारा पीएच का मतलब क्या है आपको बता दिया, इसका मतलब होता है पोटेंशियल, और एच का मतलब क्या होता है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये पोटेंशियल ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करता है। ये सिर्फ कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ एच पॉजिटिव आयन की संख्या को ही काउंट करता है, इनकी ही वैल्यू को काउंट करता है, वो दूसरी वैल्यू को काउंट ही नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है, जब हम चेक करते हैं तो जिसमें एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH से, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, एसिडिक हो जाता है। जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन H से ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और तीसरा होता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो यहां पर देखो हमें पता चल गया कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH से, तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक। तो देखो पीएच स्केल क्या करता है, जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है वो ये चेक करता है इसमें OH H आयन की कंसंट्रेशन क्या है। अगर उसमें उसने H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा लगी तो वो एसिडिक बोल देता है, और वो ये बता देते कितने H आयन की कंसंट्रेशन है, उससे हम पीएच की वैल्यू निकालते हैं। तो पीएच की वैल्यू से हम ये देखते हैं कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। क्लियर। दूसरा होता है OH नेगेटिव आयन, वो काउंट करते हैं सिर्फ H पॉजिटिव आयन की। तो जैसे H पॉजिटिव आयन की जब वो काउंट करता है तो वो देखते हैं इसमें तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो वो बताता है कि इसमें OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पर वो बेसिक सॉल्यूशन है। कितनी ज्यादा है तो उसके बेसिस पे बताता है कौन सा वो, उसकी वैल्यू कहां पर लाई करती है। तो इसके हेल्प से हम ये निकाल लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। हम उसकी ये बता सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8, 9 है, 10 है। तो उसके हेल्प से हम ये बता सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो देखो यहां पर हमने पीएच स्केल के बारे में बता दिया। क्या बता दिया आपको, पीएच स्केल के बारे में बता दिया। दूसरा आता हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे हमारे पास फर्स्ट ये था, सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है जो हमारी स्ट्रेंथ बताती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ डाई या ए नंबर ऑफ इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो बहुत से इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, जो हमें कलर के बेसिस पे ये बताता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताता है। तो जब आप इसमें देखोगे तो ये भी 0 से लेके 14 तक होता है। क्या होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। जो 7 होता है ना वहां पर होता है ग्रीन कलर। जब जिसका पीएच 7 होता है वो ग्रीन कलर शो करता है। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सर ऑफ इंडिकेटर होता है या एक मिक्सर ऑफ डाई होता है, जो हमें ये बताता है कलर के बेसिस पे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यूनिवर्सिटी इंटर के हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो आप ये याद रखना, आपसे कोई भी पूछ रहे यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है क्या है, तो अपना इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर। और आपको पता है इंडिकेटर क्या होते हैं, कलर होते हैं, जो हमें क्या बताता है, पीएच वैल्यू बताता है एसिड और बेस की। हम इससे इसके हेल्प से हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस की हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो 0 से स्टार्ट होता है 7 से लेके 14। तो मैंने बताया था जिसका 7 होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर। फिर यहां पर थोड़ा सा नीचे आओगे, जो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां इस रेंज में क्या होता है, येलो कलर होता है। इसका तो ग्रीन हो गया, इसमें क्या होता है, येलो। फिर इसमें होता है ऑरेंज, और इसमें क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। जब आप इसमें देखोगे यहां तक क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। फिर इसमें देखोगे ब्लू होता है। फिर यहां तक जो होता है ना हमारे पास क्या होता है, वोलेट या पर्पल कह सकते हो, वोलेट या पर्पल। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर देते, देखो मैं लिख देता हूं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो ब्लू आएगा, यहां पर वोलेट आएगा और यहां पर आएगा पर्पल। क्या आएगा, वोलेट। थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे होती है, जैसे यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ये कह सकते हो, देखो यहां तक हमारे पास जो होती है वैल्यू 5, 6 होती है।
यहाँ पर होता है 4 और 3, और यहाँ पर होता है 2 और 1 होता है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13, ऐसे वैल्यू होती है हमारे पास। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कलर की हेल्प से हमें क्या बताता है, उसकी पीएच वैल्यू बताता है, और उस पीएच की वैल्यू की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो इसमें जो है ना हमारे पास येलो कलर के ऐसे पेपर होते हैं, येलो कलर के क्या होते हैं, पेपर होते हैं हमारे पास, थोड़े से लाइट येलो कलर के होते हैं हमारे पास। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें लाइट कलर के येलो पेपर होते हैं। जिस भी सॉल्यूशन की हमने क्या निकालनी, पीएच चेक करनी, स्ट्रेंथ, तो हम इस पीएच पेपर को उठाते हैं और इसमें डिप करते हैं। डिप करने पे उसमें कलर आता है, क्या आता है, कलर। वो कलर इस यूनिवर्सल पेपर से हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, इस पीएच पेपर से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो जोन से कलर से वो मैच करेगा वो उसका पीएच वैल्यू होती है, और उसकी वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। मान लेते हैं हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है और मैंने इसमें पीएच पेपर को डिप किया, तो जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा, थोड़ा ड्राई करूंगा, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो मैं रेड कलर यहां पर मैच करूंगा, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पीएच क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ऐसे हम कलर मैच करते हैं। देखो और भी ज्यादा कलर होते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। ऐसे मैं इसको क्या करूं, मान ले एक और सॉल्यूशन है, मैंने इसमें डिप किया और उसका कलर आ गया ग्रीन, तो ग्रीन मैच करूंगा, मैं कहूंगा उसका पीएच कितना है, 7 है, और वो न्यूट्रल है। फिर से मैंने एक और सॉल्यूशन लिया और पीएच पेपर को उसमें डिप किया, मैंने यूनिवर्सल पेपर को उसमें डिप किया, फिर मैं डिप करके यहाँ पर मैच किया, तो मैंने देखा उसका कलर वॉयलेट आ रहा है, तो मैं बताऊंगा उसका पीएच क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इसके हेल्प से हम उसकी क्या बता सकते हैं, एसिड का बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच होते हैं, मतलब एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की हम पीएच निकालते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज, पीएच के बारे में बात कर रहा है, नहीं, हम आप ये कह सकते हैं कि जो एसिड बेस है हमारी डेली लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या उसकी, देखो एसिड बेस होगा तभी तो हम पीएच निकालेंगे। तो यहां पर हम पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पीएच इन ओवर डाइजेस्टर सिस्टम, पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो आपको पता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टोमक, स्टोमक में क्या होता है, HCl रिलीज होता है, एक्वस HCl होता है, और उसका पीएच अप्रोक्सीमेट क्या होता है, HCl का 1.4। जो हमारी बॉडी में स्टोमक होता है और उसमें जो एसिड रिलीज होता है HCl, उसका पीएच क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 1.4 होता है। क्लियर। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कई बार कुछ रीजन के कारण वो HCl ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, इरिटेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जलन सी प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देती है। तो उसके रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, वीक बेस, वीक बेस जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट है, वो हम लेते हैं। तो जैसे हम उसको लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बेस लेने से एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, जिससे हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है। और जिनको हम बोलते हैं एंटी एसिड, जो एंटी एसिड होते हैं वो वीक बेस होते हैं, क्या होते हैं, वीक बेस होता है। तो यहां पर देखो हमारी डेली लाइफ में तो पीएच को बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी डेली लाइफ होती है, जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है, जो ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है, वो फिक्स होता है। अगर ये हमारा ब्लड है उसका पीएच अगर चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी है वो एक प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। जो डेली लाइफ रूटीन में जो बॉडी वर्क करती है वो ये नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा बॉडी का डाइजेस्ट सिस्टम है, वो एक प्रॉपर या एक ऑप्टिमम पीएच पे ही वर्क करता है। ऑप्टिमम वर्क का मतलब होता है आदर्श पीएच पे ही वर्क करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा ब्लड है उसका पीएच फिक्स होता है, 7.4 होता है, और जो हमारा डाइजेस्ट स्टोमक होता है उसमें HCl कितना होता है। अगर हमारी बॉडी में ये पीएच लेवल चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, और जिससे बॉडी एक प्रॉपर वर्क
नहीं कर पाएगी। तो इससे आपको पता चला कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसमें जो पॉइंट होता है पीएच का, टूथ डिके, किसमें पीएच के किसमें होता है, टूथ डिके में, एवरीडे लाइफ में पीएच इन टूथ डिके। तो जो हमारे टीथ होते हैं ना, उनके ऊपर होता है एक ENAMEL, इनेमल। ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। मतलब जो हमारे टीथ होते हैं हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, बट फिर भी ये डिकी होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे माउथ होता है, जो हमारा माउथ होता है उसका पीएच होता है 5.5, सॉरी 5.5 नहीं होता है, इससे ज्यादा होता है, एक न्यूट्रल होता है। बट जैसे हम अपनी फूड में हमें शुगर वाले फूड लेते हैं, मीठे कोई भी खाना लेते हैं, तो जैसे मीठा जो भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में उनका क्या होने, जो शुगर होती है ना उसका क्या होने लग जाता है बेटा, डिकम्पोज होने लग जाता है, और वहां पर वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड में कन्वर्ट होने के कारण हमारे जो माउथ है उसका पीएच 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हमारा माउथ का एसिडिक सॉरी पीएच लेवल 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारा जो माउथ है वो एसिडिक ज्यादा हो जाता है। तो एसिडिक होने के कारण वो जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर होती है हमारे टीथ पे, जो हम जिसको हम बोलते हैं एनिमल बोलते हैं, तो वो लेयर होती है वो डिके होने लग जाती है, और वो हार्डेस्ट लेयर डिके हो गई जिसके कारण हमारे दांत क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो ये मेन रीजन है। तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें कि हमारे दांत इजीली ना टूटे? तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, बेस यूज करना चाहिए। जो हम यूज करते हैं, कोलगेट करते हैं, पेप्सोडेंट यूज करते हैं, जितने भी यूज करते हैं उनमें सब में क्या होता है, बेस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बेस होता है। तो जिसके कारण हम जब कोई भी खाना खाते हैं, खाना जब भी हमने खाया उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, ब्रूस करना चाहिए कोलगेट से, या जो भी पेप्सोडेंट है जो भी आप नॉर्मली यूज करते हो, तो उनमें क्या होता है, बेस होता है, जिससे हमारे पास जो एसिड लेवल 5.5 से डाउन हो चुका है वो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर जाते हैं, जिससे हमारे दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास जो पीएच है। अब तो हमने जैसे हम टूथ डिके में पढ़ा है, दांतों के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें यूज होता है एनिमल में, या हम कह सकते हैं एनिमल में नहीं कह सकते, हमारे फील्ड में जो हमारे फार्म होते हैं उनमें भी, फील्ड कह दो या फॉर्म कह दो। देखो जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी सैंड होती है खेतों में होती है, उसका जो पीएच होता है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब पीएच क्या होना चाहिए, नियरली 7 के आसपास होना चाहिए। तो जिससे हमारी जो क्रॉप होती है वो एक अच्छी ग्रोथ करती है, जो भी हम फसल बोते हैं उसकी ग्रोथ बढ़िया होती है। बट कुछ रीजन के कारण जैसे हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज करते हैं खेतों में, उससे इनका पीएच है ना डाउन हो जाता है। जब पीएच इसका 5 से कम हो जाता है तो एसिडिक हो जाती है, जो हमें हमारी जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, उस मिट्टी को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसमें बेस ऐड करते हैं। तो बेस क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे चाक पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये ऐड करते हैं। जब हमारा जो फील्ड होता है, जो फार्म होता है, जो उसमें मिट्टी जो होती है, अगर उसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाए, 8 या 9 हो जाए, तो एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक हो जाती है तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, एसिड मिलाते हैं। बट मोस्टली जो हम देखा जाता है कि जो हमारी जो फील्ड होती है, वो फार्म होते हैं, उनकी जो मिट्टी है वो मोस्टली एसिडिक होती है, क्योंकि हम फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हैं या हम पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके कारण वो एसिडिक होती है, जिससे उसमें जो फसल होती है वो एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली खेतों में पोटास घेरते हैं। पोटास क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, जिससे हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, और जिससे हमारी फसल क्या होती है, एक अच्छी ग्रोथ करती है। आपने देखा होगा खेतों में यूरिया घेरते हैं या पोटास घेरते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जिससे फसल क्या होती है, एक अच्छी ग्रोथ करती है। मोस्टली एसिडिक नहीं होना चाहिए, वो बेसिक नेचर ही होना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इसमें फील्ड के बाद, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं।
अब जो देखो आपने देखा होगा नदियों में, लेक में, रिवर में, लेक में, सी वाटर में, तो हम देखा होगा उसमें हमारे पास इसमें फिश होती है, डिफरेंट टाइप की एक्वेटिक लाइफ होती है। वो एक प्रॉपर ग्रोथ करती है कि इसमें एक न्यूट्रल पीएच, पीएच लेवल पे, मतलब उसका पीएच 6 या 8 के बीच में होना चाहिए वाटर का, तो वो एक अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बट कई बार क्या होती है एसिड रेन होने के कारण जो लेक है, रिवर है, सी है, इनका पीएच है ना 6 या 5 से डाउन हो जाता है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर में होने के कारण जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है, फिश होती है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं करते, और जिनके कारण उनमें वो जो हमारी फिश होती है वो डेड होने लग जाती है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारे पीएच वो एक्वेटिक एनिमल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एक और इम्पोर्टेंट जो हमारा वाटर है, जो सी वाटर है या लेक में है या रिवर में, उसमें जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो एक प्रॉपर क्या करता है, एक प्रॉपर पीएच लेवल के पे ही वर्क अच्छी ग्रोथ करता है, जैसे ये कैसा 6 और 8 के बीच में। लास्ट आता है सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। अब ये सोचो कि ये कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस। तो यहां पर मैं आपको नाम बताता हूं, हनी बी, और दूसरा बताता हूं वास, जिसको बोलता है हड्डा, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलता है हड्डा। और आपको ये तो पता है मधुमक्खी। जब आपको याद रखना है, जब मधुमक्खी कभी भी किसी को कट करती है तो यहाँ पर वो एसिड को इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में। किसी भी ह्यूमन बीइंग को जब मधुमक्खी कट करती है तो वो बॉडी में एसिड को रिलीज करती है। अगर किसी को मधुमक्खी कट कर लेती है तो उसमें उसकी बॉडी में एसिड रिलीज हो जाता है, जिसके कारण हमें खुजली होने लग जाती है या दर्द पेन होने लग जाता है। तो उससे हम रिलीफ कैसे मिले, तो हमें वहां पर क्या करना है, बेकिंग सोडा को रब करना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी है, तो यहाँ पर उसने जैसे हनी बी ने उसको कट कर लिया तो उसको पेन होने या स्वेलिंग होने लग जाती है इस एरिया में, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रब करना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर एसिड अंदर और ये बेस है, तो दोनों इसको क्या कर देगी, इसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगी, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। पर जो वास होता है, हड्डा होता है, ये क्या रिलीज करता है, ये बेस को रिलीज करता है, बेस सॉल्यूशन को। ये बॉडी में किसको इंजेक्ट करता है, बेसिक सॉल्यूशन को या एल्कलाइन सॉल्यूशन को रिलीज करता है। तो जब ये किसी को कट कर लेता है तो वहां पर हमें उस कट जो आपरी कट करता है वहां पर हमें विनीगर से रब करना चाहिए, क्योंकि विनीगर क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड को हम जो बेस से रिएक्शन करेंगे तो वो न्यूट्रल होता है, जिससे उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखना है, ये जो हनी बी और वास्प है, ये जब कट करता है, किसी को भी कट करते हैं ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को, तो ये जब हनी बी तो एसिड रिलीज करती है और वास्प क्या करता है, बेस रिलीज करता है, और ये सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। इनमें ये जब किसी को कट करते हैं तो अपने बचाव के लिए करते हैं, ना कि जानबूझ के उसको कट करते हैं, याद रखना। तो इसलिए हमने इसको बताया सेल्फ डिफेंस के लिए। तो कुछ ऐसे हमारे पास जैसे हनी बी या वास एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास कुछ, जो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए एसिड या बेस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसमें एक और पॉइंट होता है, एक पौधा होता है नेटल लीफ। नेटल लीफ का तो आपको सुना होगा नाम, नेटल लीफ, ये जंगलों में मिलता है। इनके जो पत्ते होते हैं ना, ये भी एसिड को रिलीज करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं। ये एक पौधा होता है जिसमें पत्ते होते हैं, जिनको बोलते हैं नेटल लीफ। तो जब उनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, जब कोई जंगलों में ट्रैवल कर रहा है तो उनकी गलती से भी इनके पौधों के उनके हाथ लग जाते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग होने लग जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, इंजेक्ट कर देता है बॉडी में। तो यहाँ पर भी हम बेस का यूज करके इसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट है डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच।